हाई फाई स्टडी में आप लोग का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 5 जो है वनस्पति विज्ञान है। चैप्टर नंबर 5 जो है वनस्पति विज्ञान है। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा है। थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। पादप के वर्गीकरण के बारे में देखना है। पादप के वर्गीकरण के बारे में तो एकलर 1883 में वनस्पति जगत का वर्गीकरण निम्न रूप से किया था। अब एकलर जो है वनस्पति जगत का वर्गीकरण निम्न रूप से करा। पादप जगत को दो भाग में बांटा है। एगो अपुष्पोद्भिद जिसको क्रेप्टोगेमी कहते हैं। अपुष्पोद्भिद मतलब फैनरोगेमी। पादप जगत को दो भाग में बांटा, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद को तीन भाग में बांटेगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रेडोफाइटा। अपुष्पोद्भिद को क्या भाग में बांटेगा? तीन भाग, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रिडोफाइटा। थैलोफाइटा को भी चार भाग में बांटा जाएगा, शैवाल, कवक, लाइकेन और जीवाणु। थैलोफाइटा को चार भाग में बांटेगा, शैवाल, कवक, लाइकेन और जीवाणु। पुष्पविद्धि मतलब फूल देने वाला, इसको दो भाग में बांटेगा, नगनबीजी और आवृतबीजी। नगनबीजी को जिम्नोस्पर्म और आवृतबीजी को एंजियोस्पर्म। नगनबीजी को अनावृतबीजी भी कहते हैं। आवृतबीजी को फिर दो भाग में बांटेगा, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। थैलोफाइटा सबसे बड़ा जगत है। थैलोफाइटा जो है सबसे बड़ा जगत है। ब्रायोफाइटा को एम्फीबिया वर्ग कहते हैं और ट्रिडोफाइटा को वनस्पति का सर्प कहते हैं। इसमें पुष्प नहीं होता है। लाल सागर का लाल रंग ट्राइकोडिसियम इरिथियम के कारण होता है। क्लोमाइडोमास और स्पाइरोगायरा शैवाल है। क्लोमाइडोडोमास और स्पाइरोगायरा क्या है? शैवाल है। जबकि राइजोपोस एक प्रकार का क्या है? कवक है। अब हम लोग देखेंगे पादप जगत को दो भाग में बांटा गया था, वहाँ से एक भाग अपुष्पविद्धि है जिसको क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। क्रिप्टोगेम्स। इस वर्ग के पौधे में पुष्प बीज नहीं होते हैं। जो भी अपुष्पविद्धि है नाम से क्लियर है, इसमें पुष्प और बीज नहीं होते हैं। इन्हें निम्न समूह में बांटा है। देखें, इन्हें निम्न समूह में बांटा है, थैलोफाइटा, ब्रेडोफाइटा और टायरोफाइटा। थैलोफाइटा को फिर चार भाग में बांटा, शैवाल, कवक, लाइकेन और जीवाणु। थैलोफाइटा यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है और इस समूह के पौधे का शरीर सुकाय होता है, अर्थात पौधे का जड़, तना एवं पत्ती आदि विभक्त नहीं होती है। इसमें संवहन ऊतक नहीं होता है। थैलोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं होता है। यह सबसे बड़ा समूह है। कुछ थैलोफाइटा है उसको देख लेते हैं। थूलोथ्रिक्स, कारा, स्पाइरोगायरा। थैलोफाइटा का उदाहरण याद करना है, थूलोथ्रिक्स, कारा और स्पाइरोगायरा। शैवाल है। शैवाल को इंग्लिश में एल्गी कहते हैं। शैवालों के अध्ययन फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त, संवहन ऊतक रहित, आत्मपोषी होते हैं। इनका शरीर सुकाय सदृश होता है। शैवाल जो है पर्णरहित युक्त, संवहन ऊतक रहित, आत्मपोषी होते हैं और इनका शरीर सुकाय और सदृश होते हैं। लाभदायक शैवाल है। भोजन के रूप में कौन कौन है? फोरफाइरा, आल्वा, सरगासम, लिमनेरिया, नॉन स्टॉक, ये सब भोजन के रूप में लिया जाने वाला शैवाल है। फोरफाइरा, आल्वा, सारगैसन, लेमनेरिया और नॉन स्टिक। आयोडीन के रूप में लेमनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया, ये सब आयोडीन के रूप में है। लेमनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया, ये सब किस रूप में? आयोडीन के रूप। खाद के रूप में नॉन स्टेक, एनाबिना और केल्प। खाद के रूप में हो गया नॉन स्टेक, एनाबिना और केल्प। औषधि बनाने में क्लोरेला से क्लोरीन नामक प्रतिजैविक एवं लेमनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाया जाता है। पूछेगा लेमनेरिया कहाँ से प्राप्त होता है? तो समुद्री घास से। अनुसंधान कार्य में क्लोरेला, एस्टिबुलेरिया
अनुसंधान कार्य में कोलेरा, एस्ट्रोबुलिरिया और बेलोनिया का प्रयोग किया जाता है। कोलेरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन और जल और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। कोलेरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन और जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकता है। जल की बड़ी मात्रा में पोषक तत्व की उपस्थिति प्लवन शैवाल की अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है, जिसे शैवाल प्रपुष्टन कहते हैं। शैवाल प्रपुष्टन जल की गुणवत्ता और मछली की मृत्यु दर की गिरावट का कारण बनता है। जल की बड़ी मात्रा में पोषक तत्व की उपस्थिति प्लवन शैवाल की अत्यधिक वृद्धि के कारण बनती है, इसे शैवाल प्रपुष्टन कहते हैं। शैवाल प्रपुष्टन जल की गुणवत्ता और मछली की मृत्यु दर के गिरावट के कारण बनती है। कवक को इंग्लिश में फंगी कहते हैं। इसके अध्ययन को कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी। कवक पर्णहरित रहित सकेंद्रीय संवहन उत्तक रहित थैलोफाइटा है। कवक जो है पर्णरहित सकेंद्रीय संवहन उत्तक थैलोफाइटा है। कवक काय लंबे, अत्यंत महीन, लगभग पारदर्शी सूत्रों का संयोजन है, जिसे हाइफी कहते हैं। कवक के जाल बनाने के लिए कई हाइफी एक दूसरे के चारों ओर लिपट लेते हैं और कवक हाइफी पतले नालाकार पारदर्शी सूत्र होते हैं जो कई कवकों या तंतु द्वारा जीव द्रव से भरे हैं और एक भित्ति से ढके होते हैं। कवक फाइकी निम्न प्रकार के होते हैं। कवक भोजन को शरीर से बाहर पचाकर उसका अवशोषण कर लेता है। कवक जो है भोजन को शरीर से बाहर पचा के उसे अवशोषण कर लेता है। कवक निम्न प्रकार के देखेंगे। पहला है स्टेप्टी हाइफी। इसमें केंद्रीय विभाजन के समय कॉर्वाल या स्टेप्ट नहीं होते हैं। इस तरह के हाइफी बहुकेंद्रीय होते हैं। सेप्टेटेड हाइफी इसमें केंद्रीय विभाजन के बाद कोर वाल या स्टेप्ट बनते हैं और कोशिका में एक दो या कई केंद्रक हो सकते हैं। जीवाणु ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होता है, जिससे इडली और डोसा बनता है। जीवाणु ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होता है, जिससे इडली और डोसा बनता है। मशरूम एक प्रकार का कवक है। कुछ मशरूम छत्रकों में औषधीय, मन प्रभावी, कीटनाशी और जैव संदीप्तशील गुण होते हैं। मशरूम एक प्रकार कवक है और इसमें प्रोटीन 80%। कवक में सिंचित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन। सैक्रोमाइसिस नामक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। कवक पौधे में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे अधिक हानि रस्ट और स्मट से होती है। पौधे में कवक द्वारा होने वाला प्रमुख रोग निम्न प्रकार है। सरसों का सफ़ेद रस्ट, गेहूं का ढीला स्मट रोग, गेहूं का किड्डू रोग, आलू का अंगमारी रोग, गन्ने का लाल अपक्षय रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, ये सब कवक से होने वाला रोग है। आलू का मस्सा रोग, धान की भूरी अर्जित चित्ती, आलू का पिछला अंगमारी, परांकुर का डैम्पिंग रोग, ये सब कवक से होने वाला रोग है। कवक से होने वाला रोग मनुष्य में दम्मा, एथलीट फूड, खाज, गंजापन, दाद, गन्ने का लाल अपक्षय रोग, दम्मा का जो कवक है इसका नाम स्पर्जिलियस फ्यूगमेटिस। एथलीट फूड का टीनिया पेडिस, खाज का स्कैरेस स्कैबिज, गंजापन का टीनिया कैपेटिस, दाद का ट्राइकोफाइटम लेस्कोया, गन्ने का अपक्षय रोग क्लेटोटाइकम फैल्केटम। नोट करता है
कि अल्फा नामक विष कवक से प्राप्त होता है। अल्फा नामक विष किससे प्राप्त है? कवक। लाइकेन, लाइकेन को हिंदी में सेक कहते हैं। लाइकेन का खोज तुलसाने ने किया था। यह कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। लाइकेन जो है कवक और शैवाल के बीच की कड़ी। इसमें कवक तथा शैवाल का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा है और कवक जल खनिज लवण और विटामिन आदि शैवाल को देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। कवक और शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं। सहजीवता शब्द किसने दिया था? तो डी वेरी। सहजीवता शब्द किसने दिया था? तो डी वेरी। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेटस ने किया था। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दार्शनिक वैज्ञानिक थियोफ्रेटस ने किया था। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी। आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन को 3 वर्ग में विभाजित किया गया है: क्रस्टोस, फोलियोज, फ्रूटिकोज। लाइकेन को 3 भाग में: क्रस्टोस, फोलियोज, फ्रूटिकोज। लाइकेन में प्रजनन 3 प्रकार से होता है: कायिक, लैंगिक और अलैंगिक। लाइकेन में प्रजनन 3: कायिक, लैंगिक और अलैंगिक। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ लाइकेन नहीं उगते। SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। जानवरों में एंथ्रेक्स रोग की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। तुलसी का वैज्ञानिक नाम है ओसिमियम बेसिलिकम। ओसिमियम बेसिलिकम। पेड़ के छाल पर उगने वाले लाइकेन को कॉर्टिकोलस और खाली चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोलस कहते हैं। पेड़ के छाल पर उगने वाले लाइकेन को कॉर्टिकोलस और खाली चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोलस। लाइकेन मृदा के निर्माण प्रक्रिया में सहायक होता है। आर्चिल, लेक्नोरा जैसे लाइकेन से नीले रंग प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। लोबेरिया, इर्वेनिया और रेमनीला आदि लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में होता है। लोबेरिया, इर्वेनिया, रेमनीला ये सब लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में होता है। परमेलिया सेक्सिटिलस का उपयोग मिर्गी की दवाई बनाने में असेनिया नामक लाइकेन से प्रतिजैविक आर्सेनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। असेनिया नामक लाइकेन से प्रतिजैविक आर्सेनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी आदि रोग में उपयोगी कई प्रकार की औषधियाँ लाइकेन से बनाई जाती है। लाइकेन खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेनडियर मॉस और क्लेडोनिया को आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है और आइसलैंड मॉस को स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड जैसे यूरोपीय देश में केक बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। जापान के निवासी इंडोकार्पन का उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं। दक्षिण भारत में परमेलिया का उपयोग सालन बनाने में किया जाता है। दक्षिण भारत में परमेलिया का उपयोग किस रूप में किया है? सालन के रूप में किया जाता है। सोयाबीन के जड़ में राइजोबियम जेपोनिकम पाया जाता है। सोयाबीन के जड़ में राइजोबियम जेपोनिकम पाया जाता है। जीवाणु, अब पढ़ना है हम लोग को जीवाणु। बैक्टीरिया कहते हैं। जीवाणु के कशाविका के 3 भाग होते हैं: तंतु, अंकुश और आधारीय शरीर। जीवाणु के कशाविका के 3 भाग होते हैं: तंतु, अंकुश और आधारीय शरीर। इसकी खोज 1683 में हॉलैंड के एंटोनियन वान लीवेनहॉक ने किया था। जीवाणु के पिता लीवेनहॉक को कहा जाता है। तालाब के जल में जीवित कोशिका को खोजा था। तालाब के जल में जीवाणु में जो खोजा था लीवेनहॉक, तालाब के जल में जीवित कोशिका को खोजा था। एरेनबर्ग
1829 में इन्होंने जीवाणु के नाम दिया। एरेनबर्ग 1829 में जीवाणु के नाम दिए। 1843 से 1910 रॉबर्ट कोच ने कलरा और तपेदिक जीवाणु की खोज की। और रोग जन्म सिद्धांत की जो खोज की थी लुई पास्चर की थी। किसने की थी? लुई पास्चर। 1812 से 1892 में लुई पास्चर ने रेबीज की टीकाकरण और दूध के पाश्चुरीकरण। लुई पास्चर से 3 काम: रोग जन्म सिद्धांत, रेबीज का टीका, दूध के पाश्चुरीकरण की खोज किसने किया था? लुई पास्चर। कलरा और तपेदिक, कलर टीबी जो होता है कहाँ चलता है? कोच में चलता है, बस में, तो उससे फंसा लेंगे। रॉबर्ट कोच कलरा और तपेदिक की खोज की थी। जीवाणु के नाम किसने दिया? एरेनबर्ग। आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। पहला क्षर आकार, जिसको बैसिलस बोलते हैं, या क्षरनुमा या बेलनाकार होते हैं। क्षरनुमा और बेलनाकार। गोलाकार, जिसे कोकस बोलते हैं, या गोलाकार और सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। गोलाकार और सबसे छोटे जीवाणु। कौमाकार या विब्रियो, यह अंग्रेजी के चिन्ह कौमा के आकार के उदाहरण विब्रियो कोलेरी। सर्पिलाकार या स्प्रिंग या स्क्रू के आकार के होते हैं। स्प्रिंग या स्क्रू। ट्रिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में जल संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक होते हैं। ट्रिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में जल संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक होते हैं। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है एरिकस हाइपोजिया। चाय का वैज्ञानिक नाम है थिया साइनेसिस। मक्का का जिया। दूध के अधिक दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसका पाश्चुरीकरण करते हैं। इसकी 2 विधि है। दूध को अधिकतम दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इससे पाश्चुरीकरण करते हैं, और इसके 2 विधियाँ है। एगो है LTH, लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। दूध को 62.8 डिग्री पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। दूध को 62.8 डिग्री तक 30 मिनट तक गर्म करते हैं। इसमें LTH में लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। HTST हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। दूध को 71.7 डिग्री पर 15 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं। दूध को 71.7 पर 15 सेकेंड, ये हाई टेम्परेचर हो गया। लो टेम्परेचर 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट। एनाबिना तथा नॉन स्टॉक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की N2 नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। एनाबिना और नॉन स्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की N2 का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम और ब्रेडी राइजोबियम इत्यादि जीवाणु की जातियां ल्यूमिनेसी मटर कुल के पौधे के जड़ में रहती है, और यह वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। एजेक्टोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम और क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु के कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है और मिट्टी के कण के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। एजेक्टोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम, क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु के कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है, वह मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। चमड़ा उद्योग में चमड़ा से बाल और वसा हटाने का कार्य जीवाणु द्वारा होता है। इसे चमड़ा कमाना या टैनिंग कहते हैं। अचार, मुरब्बा, शरबत के शक्कर की गाढ़ी चाशनी में या अधिक नमक रखते हैं ताकि जीवाणु संक्रमित होते हैं और जीवाणु का जीव द्रव कुचन हो जाता है तथा जीवाणु नष्ट हो जाता है, और इसीलिए अचार और मुरब्बा अधिक दिन तक खराब नहीं होता है। शीत संग्रह मतलब कोल्ड स्टोर का न्यूनतम तापमान -10 डिग्री से -18 डिग्री पर सामग्री संचय रहता है। अब पढ़ना है हम लोग को ब्रायोफाइटा। पौधे में संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं होते। ब्रायोफाइटा का विशिष्ट गुण है पौधे में संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं होते। यह सबसे सरल स्थलीय पौधे का समूह है। इसका प्रभाग में लगभग 25,000 जातियां सम्मिलित है। इसमें संवहन ऊतक अर्थात जाइलम और फ्लोएम
पूर्णतः अभाव होता है। ब्रायोफाइटा का उदाहरण रिक्सिया मॉस, मार्केसिया, लिवरवर्ट, फ्यूनीरिया, ये सब जो है ब्रायोफाइटा का उदाहरण रिक्सिया, मॉस, मार्केसिया, लिवरवर्ट और फ्यूनीरिया। इस समुदाय को वनस्पति जगत का उभयचर या एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करता है। मॉस और फर्न पादप में जनन बीजाणु द्वारा होता है। मॉस और फर्न पादप में जनन जो है बीजाणु द्वारा होता है। स्फैग्नम नामक मॉस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है, इसीलिए माली इसका उपयोग पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करता है। स्फैग्नम मॉस का प्रयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। स्फैग्नम मॉस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। ट्रिडोफाइटा का उदाहरण फर्न, सेलेंजिनेला, मर्सिलिया। ट्रिडोफाइटा शब्द हैकेल दिया था, किसने दिया था? हैकेल। इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थान या जंगल या पहाड़ों पर अधिक पाए जाते हैं। पौधे का शरीर जड़, तना, शाखा, पत्तियों में विभेदित रहता है। तना साधारण राइजोम के रूप में रहता है। पौधे जीवाणु जनक होते हैं और जनन की क्रिया बीजाणु द्वारा होते हैं। पलाश का जो फूल है उसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इस समुदाय के पौधे में संवहन ऊतक पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, परंतु जाइलम में वेसेल और फ्लोएम में सहकोशिका नहीं होता है। ट्रिडोफाइटा में क्या कहा कि इस समुदाय के पौधे में संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होता है, परंतु जाइलम में वेसेल और फ्लोएम में सहकोशिका नहीं होता है। पुष्पविद यानी कि फूल वाला पौधा। इस समूह के पौधे पूर्ण रूप से विकसित होते हैं और इस समूह के सभी पौधे फूल, फल, बीज होते हैं। इस समूह के पौधे को दो उप समूह में बांटे, नगनबीजी और आवृतबीजी। नगनबीजी को ही अनावृतबीजी कहते हैं। कपास का वैज्ञानिक नाम है गैसोपियम। सूरजमुखी को हो गया हेलियंथस एनुअस और बैगन का होगा सोलेनम मेलाजेना। कपास का होगा गैसोपियम, सूरजमुखी का हेलियंथस एनुअस और बैंगन का हो गया सोलेनम मेलाजेना। कुछ डिब्बा है उसको छूट गया है, उसको देख लेते हैं। विषाणु। उससे पहले वायराइड का खोज डेनियर और रेमियर ने 1971 में किया था। प्रियॉन का खोज स्टेनलेस सीनर ने किया था 1982 में। विषाणु की खोज इवान वस्की 1892 में तंबाकू के मजेक रोग पर खोज के समय की और इनकी प्राकृतिक सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के होती, इसीलिए इसे सजीव और निर्जीव के कड़ी कहते। इसी कारण से इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी कहते। विषाणु निर्जीव होने का लक्षण, एक कोसा के रूप में नहीं होता है। इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ के भांति बोतल में भरकर वर्षों तक रखा जाता है। सजीव का लक्षण, इनके न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुण होता है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुण होता है। किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही सक्रिय हो जाता है और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगता है। परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। पादप विषाणु, इनका न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए होता है। पादप विषाणु, इसके न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए होता है। 2 नंबर जंतु विषाणु, इसमें डीएनए या कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है। जंतु विषाणु में इसमें डीएनए या कभी कभी आरएनए पाया जाता है। बैक्टीरियोफोज या जीवाणुभोज, वह केवल जीवाणु पर आश्रित रहते हैं, ये जीवाणु को मार डालते हैं। इसमें डीएनए पाया जाता है, जैसे टीटूफेज किसी वायरस में उत्परिवर्तन के अनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन के कारण होता है। बैक्टीरियोफेज का खोज जो टोबैट ने किया था। किसने किया था? टोबैट। नोट कर रहा है, जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे रेटोवायरस कहते हैं। जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे रेटोवायरस
वायरस कहते हैं। हम लोग पुष्पबुद्धि दिख रहे थे, फूल वाला पौधा, इसको दो भाग में बांटा था, नगनबीजी और आवृतबीजी। अब है नगनबीजी। नगनबीजी पत्तियों द्वारा जल का वाष्प में परिवर्तन चूसक खिंचाव के कारण होता है। पत्तियों में जल का वाष्प में परिवर्तन चूसक खिंचाव बल के कारण होता है। जालीदार विन्यास वाले पत्ती का जड़ होती है मूसला। जालीदार विन्यास वाले पत्ती का जड़ मूसला। नगनबीजी, इन्हें अनावृतबीजी भी कहते हैं। इफेड्रा जो है नगनबीजी है। इनके पौधे वृक्ष झाड़ी और आरोही रूप में होते हैं। पौधे काष्ठीय, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। इनका मूसला जड़ पूर्ण रूप से विकसित होता है। परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है। मेरुद्विद मतलब जीरोफाइटा होते हैं। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परबेरेंस इसी के अंतर्गत आते हैं और इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडवुल्फ ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा अनावृत पौधा जिमिया पिग्मिया है। जीवित जीवाश्म साइकस जिंगो वाइलेवा या मेटासिकोया है। जिंगो वाइलेवा को मेडन हेडन ट्री भी कहते हैं। नगनबीजी का मेवा चिलगोजा को कहते हैं। साइकस से चिलगोजा प्राप्त होता है। साइकस के बीजांड एवं नर युग्म पादप जगत के सबसे बड़े होते हैं। पाइनस के परागण इतनी तादाद में होती है कि पीले बादल बन जाते हैं। जिम्नोस्पर्म के अधिक महत्व है। जिम्नोस्पर्म में जल संवहन उत्तक वाहिनिकाय में पाया जाता है। भोजन के रूप में जिम्नोस्पर्म साइकस के तने से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है। इसीलिए साइकस को सागोपाम कहते हैं। सागोपाम। लकड़ी चीर, फर, सेंडार, लार्च, साइप्रस, सिकोया, देवदार, स्प्रूस आदि लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं। वाष्पीय तेल चीर के पेड़ से तारपीन तेल और देवदार के लकड़ी से सेंड्रस तेल। चीर के पेड़ से तारपीन का तेल, देवदार के लकड़ी से सेंड्रस का तेल, जूनिफेरस के लकड़ी से सैंडकास्ट का तेल मिलता है। टैनिन चमड़ा बनाना और स्याही बनाने के काम में आता है। रेजिन कुछ शंकु पौधे से रेजिन निकाला जाता है और इसका उपयोग बर्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में होता है। कुछ शंकु पौधे से रेजिन निकाला जाता है और इसका उपयोग वर्निश, पॉलिश, पेंट आदि बना। आवृतबीजी एंजियोस्पर्म इस समूह के पौधे के बीज फल के अंदर होते हैं और इनके पौधे में जड़, पत्ती, फूल, फल, बीज सभी पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। इस उपसमूह के पौधे के बीज में बीजपत्र होते हैं और बीजपत्रों की संख्या के आधार पर इन्हें दो भाग में बांटा जाता है, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। एक बीजपत्री इनके फूल 3 के गुणज में होते हैं। उन पौधे को कहते हैं जिनका बीज में सिर्फ एक बीजपत्र होगा और इनके कुल का नाम और प्रमुख पौधे का नाम सारणी में दिया हुआ। इनका जड़ जो होता है रेशेदार होता है। एक बीजपत्री का जड़ कैसा होता है? रेशेदार। इनका फूल 3 के गुणज में होता है, 3 के गुणज में। इसका कुल जो है मुख्य रूप से 3 दिया हुआ। लीलिएसी तो लहसुन प्याज, लीलिएसी तो लहसुन प्याज। पालमी सुपारी, तार, नारियल, खजूर। पालमी में कौन आ जाएगा? सुपारी, तार, नारियल, खजूर। लंबा लंबा पेड़ है पालमी, जो सुपारी, तार, नारियल, खजूर। ग्रेमनेसी गेहूँ, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई आदि। एगो म्यूजेसी में कौन आ जाएगा? केला। द्विबीजपत्री इसका फूल 4 या 5 के गुणज में होता है। इस वर्ग में वे पौधे आते हैं जिनके पौधे के बीज में 2 भाग में बटा रहता है। कै भाग में? 2 भाग। इनके कुल का नाम और प्रमुख पौधे निम्न है। कुशीफेरी, मूली, सलजम, सरसों। कुशीफेरी में कौन आ जाएगा? मूली, सलजम, सरसों। मालवेसी कपास, भिंडी और गुड़हल। मालवेसी को याद करना आसान है, इसमें से लसलसा टाइप का निकलता है। कपास, भिंडी, गुड़हल
ल्यूमिनेसी बबूल, छुई-मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली, इन सभी दलहनी फसल ल्यूमिनेसी में आएगा। फिर से एक बार, कुशीफेरी में मूली, शलजम, सरसों। मालवेसी में कपास, भिंडी, गुड़हल। ल्यूमिनेसी में बबूल, छुई-मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली तथा सभी दलहनी फसल। ये सब जो आ जाएगा ल्यूमिनेसी में। अब देखना है कंपोजिटी, सबसे बड़ा कुल है, सबसे बड़ा कुल कंपोजिटी है। इसमें देखो सूरजमुखी, भृंगराज, गेंडा, कुसुम, सलाद, डहेलिया। कंपोजिटी सबसे बड़ा कुल है और इसमें सूरजमुखी, भृंगराज, गेंडा, कुसुम, सलाद, डहेलिया। रूटेसी जितना भी खट्टा वाला है, नींबू, चिकोत्रा, संतरा, मौसमी, बेल, ये सब जो है रूटेसी में आएगा। कुकुरबिटेसी सब्जी कुल है, तरबूजा, कुकुरबिटेसी जो लथरा जो सब्जी होता है ना, तरबूजा, खरबूजा, टिड्डा, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, परवल, चिचिंडा, करेला, ये सब जो आ जाएगा कुकुरबिटेसी में। सोलनेसी आलू, मिर्च, बैगन, मकोया, धतूरा, बेला, डोना, टमाटर, ये सब जो आएगा सोलनेसी। रोजेसी में स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम और नाशपाती। रोजेसी में स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम और नाशपाती। कंपोजिटी सबसे बड़ा कुल, सूरजमुखी, भृंगराज, गेंडा, कुसुम, सलाद, डहेलिया। रूटेसी में नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी, बेल। कुकुरबिटेसी सब्जी कुल में तरबूजा, खरबूजा, टिंडा, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, परवल, चिचिंडा, करेला। सोलनेसी में आलू, मिर्च, बैगन, मकोया, धतूरा, बेलाडोना, टमाटर, ये सब जो आ जाएगा सोलनेसी। रोजेसी में स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम और नाशपाती। पादप आड़की विभिन्न पादप भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूप में तथा गुणों के अध्ययन को आर्किकी कहते हैं। जड़ है, जड़ पौधे का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ जो है मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ दो प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। जड़ दो प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक। जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करता है, इसीलिए इसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। गुरुत्वानुवर्तन मतलब गुरुत्वाकर्षण की तरफ जा रहा है, इसीलिए गुरुत्वानुकर्षण। प्रकाश की तरफ जाएगा तब प्रकाशानुवर्तन हो जाएगा, जल की तरफ जाएगा तो जलानुवर्तन हो जाएगा। जड़ है, कुछ जड़ है याद देख लेते हैं। शंकु आकार की जड़ जो होता है गाजर का, कुंभी आकार का शलजम और चुकंदर का, तुर्की रूप मूली का। शंकु आकार के गाजर, कुंभी रूपी शलजम और चुकंदर, तुर्की रूपी मूली। अवस्थम मूल मक्का और गन्ना का, स्तंभ मूल बरगद और रबर में, स्तंभ मूल बरगद और रबर में। आरोही मूल पान और पोतास में। चूषण मूल अमरवेल और चंदन में, श्वसनी मूल राइजोफोरा और जूसिया में, श्वसनी मूल राइजोफोरा और जूसिया में। स्वांगीकरण मूल सिंघारा में, पर्णमूल ब्रायोफिलम। तना यह पादप का वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, इसीलिए तना को कहेंगे प्रकाशानुवर्तन। यह परांकुर से विकसित होता है, किससे विकसित? परांकुर। यह पौधे का प्रौह तंत्र बनाता है, पौधे का क्या बनाता है? प्रौह तंत्र। कमजोर तना जो भूमि पर फैलती है उसे विसर्पी लता कहते हैं। जो कमजोर तना है जो भूमि पर फैलती है उसे विसर्पी लता कहते हैं। तना का रूपांतरण है, देखना है। कंद में कौन आ जाएगा? आलू। धन कंद में वंडा केसर। चल कंद में प्याज। परकंद में हल्दी और अदरक। कंद में हो जाएगा आलू, धन कंद में वंडा केसर, सल कंद में हो जाएगा प्याज, प्रकंद में हो जाएगा हल्दी और अदरक। पत्ती है, यह हरे रंग की होती है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान भोजन बनाना। पत्ती का मुख्य काम जो है प्रकाश संश्लेषण के समय भोजन बनाना। फूल है, यह पौधे का जनन अंग है। पुष्प में बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग पाया जाता है। पुष्प में बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग पाया जाता है। इन
इनमें से पुमंग नर जनांग, पुमंग जो हो गया नर जनांग और जयांग जो हो गया मादा जनांग। पु से पुमंग और पु से पुरुष में पाया जाएगा नर जनांग में पुमंग, और जयांग जो है मादा जनांग में। पुमंग, पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं और पुंकेसर में परागकण पाया जाता है। पुंकेसर में क्या पाया जाता है? परागकण। जयांग, इसमें अंडप होता है और अंडप के 3 भाग होता है, अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिकाग्र, वर्तिका और वर्तिकाग्र, वर्तिका और इसका सीरियल क्रम जो है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी क्रम पूछ देता है। सबसे ऊपर कौन आएगा? स्टिग्मा, उसके बाद स्टाइल, उसके बाद ओवरी, सबसे नीचे ओवरी रहता है। पूछेगा कि कौन इसमें से लसलसा होता है, तो स्टिग्मा जो है लसलसा होता है। स्टिग्मा कैसा होता है? लसलसा। परागकण, परागकोश से निकलकर अंडक के वर्तिकाग्र पर परागकणों के पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। और परागन 2 प्रकार से होता है, स्वपरागन और परपरागन, स्वपरागन और परपरागन। निषेचन, परागनली बीजांड में प्रवेश करके बीजांडकाय को भेदते हुए भ्रूणकोश तक पहुंचती है और परागकणों को वहां छोड़ देती है। इसके बाद एक नर युग्म एक अंड कोशिकाओं से संयोजन करता है, जिससे इसे निषेचन कहते हैं। निषेचित अंड युग्मज कहलाता है, निषेचित अंड युग्मज कहलाता है। आवृतबीजी में निषेचन त्रिक-संलयन, जबकि अन्य वर्ग के पौधे में द्वि-संलयन होता है। अनिषेचन फल, कुछ पौधे में बिना निषेचन हुए ही अंडाशय से फल बनता है और इस प्रकार बिना निषेचन हुए फल के विकास को अनिषेक फल या पार्थेनोकार्पी कहते हैं। और साधारण इस प्रकार में फल में बीज रहित होता है। केला, पपीता, नारंगी, अंगूर, अनानास, इस सब में फल में बीज रहित होता है। फल का निर्माण, फल का निर्माण करा। सत्फल का निर्माण केवल अंडाशय से होता है। सत्फल कौन कौन है? आम और जामुन। कौन कौन है? आम और जामुन। फल के निर्माण में अंडाशय होता है। फल के निर्माण में कौन होता है? अंडाशय। संपूर्ण फलों को 3 भाग में विभाजित करेंगे। सरल फल जैसे अमरूद, केला, सरल फल में आ जाएगा अमरूद, केला। पुंज फल में जैसे स्ट्रॉबेरी, रसबेरी। संग्रथित फल में कटहल, सहतूत आदि। कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज, पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं। सेब और कटहल, सेब और कटहल। फल को बांटा गया सरल फल में, पुंज फल में, संग्रथित फल में, असत्य फल में। सत्य फल कौन कौन हो गया? आम और जामुन। सरल फल अमरूद और केला। पुंज फल स्ट्रॉबेरी, रसबेरी। संग्रथित फल कटहल, सहतूत। असत्य फल सेब और कटहल, सेब और कटहल। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को टिश्यू कल्चर कहते हैं। बिना बीज के फलों को विकास करने की क्रिया को टिश्यू कल्चर कहते हैं। कुछ फल और उसके खाने योग्य भाग हैं, देखते हैं क्या क्या है। सेब का पुष्पासन खाते हैं, सेब का पुष्पासन। नाशपाती का पुष्पासन। आम का मध्य फलभित्ति, आम का मध्य। अमरूद का फलभित्ति और बीजांडसन। अंगूर का फलभित्ति और बीजांडसन, फलभित्ति और बीजांड। पपीता का मध्य फलभित्ति। नारियल का भ्रूणपोष। टमाटर का फलभित्ति और बीजांडसन, फलभित्ति और बीजांडसन। केला का मध्य और अंतः फलभित्ति, केला का मध्य और अंतः फलभित्ति। केला का क्या खाते हैं? मध्य और अंतः। गेहूं का भ्रूणपोष और भ्रूण। काजू का पुष्पवृंत और बीजपत्र, पुष्पवृंत और बीजपत्र। लीची के एरिल। चना का बीजपत्र और भ्रूण। मूंगफली का बीजपत्र और भ्रूण। सहतूत का रसीले परिदलपुंज। कटहल का परिदलपुंज और बीज। अनानास का परिदलपुंज। नारंगी का जूसी हेयर, नारंगी का जूसी हेयर। सेब का क्या खाते हैं? पुष्पासन। नाशपाती का पुष्पासन, नाशपाती का पुष्पासन। आम का मध्य फलभित्ति। अमरूद का फलभित्ति या बीजांडसन। अंगूर का फलभित्ति और बीजांडसन। पपीता का मध्य फलभित्ति। नारियल का भ्रूणपोष। टमाटर का फलभित्ति और बीजांडसन। केला का मध्य फलभित्ति। गेहूं का भ्रूणपोष और भ्रूण। काजू का
पुष्पवृंत और बीजपत्र, लीची का एरियल, चना का बीजपत्र और भ्रूण, मूंगफली का बीजपत्र और भ्रूण, शहतूत का रसीले परिदलपुंज, कटहल का परिदलपुंज और बीज, अनानास का परिदलपुंज, नारंगी का जूसी हेयर, नारंगी का जूसी हेयर। पादप उत्तक है। टिश्यू, उत्तक शब्द बीचट दिया था। उत्तक शब्द किसने दिया? बीचट। समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं को समूह को उत्तक कहते हैं। विभोजकी उत्तक, पौधे के वर्धी क्षेत्र को विभोजकी उत्तक कहते हैं। विभोजकी उत्तक कहते हैं। मेरिस्टेम, इससे बनी संतत कोशिका वृद्धि करके पौधे के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया पौधे के जीवन पर्यंत चलती है। विभोजकी उत्तक के विशिष्ट लक्षण निम्न है। एक गोल, अंडाकार, बहुभुजाकार होती है। ये कैसा होती है? गोल, अंडाकार, बहुभुजाकार। इनकी भित्ति पतली और एकसार होती है। इनकी भित्ति पतली और एकसार होती है। जीवद्रव संघनन केंद्रक के बड़े और राजधानी के छोटे होते हैं। कोशिकाओं के बीच आंतर कोशिकीय स्थान का अभाव होता है। कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान का अभाव होता है। शीर्षस्थ विभोजकी, एपिकल मेरिस्टेम, ये उत्तक जड़ों अथवा तनों के शीर्ष में पाया जाता है तथा पौधे की प्राथमिकता वृद्धि विशेषकर लंबाई इन्हीं के कारण होता है। शीर्षस्थ विभोजकी के कारण ही लंबाई हो। पार्श्व विभोजकी, इनमें विभाजन होने से जड़ तने के घेर में ग्रोथ होती है, अर्थात इनके तना और जड़, इससे तना और जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। अंतर्वेशी विभोजकी, यह वास्तव में शीर्षस्थ विभोजकी का अवशेष है जो बीच में अस्थायी उत्तक आ जाने से अलग हो गई और इसकी क्रियाशीलता से पौधा की लंबाई वृद्धि करती है। यह पत्तियों अथवा पर्व के आधार पर पाया जाता है और इसके महत्व वैसे पौधे के लिए जिनका शीर्षार्ग को शाकाहारी जानवर खा जाते हैं और शीर्षार्ग खा लिए जाने के कारण पौधा अंतर्वेशी विभोजकी के सहायता से ही वृद्धि करते हैं, जैसे कि घास। अस्थायी उत्तक उन परिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुकी है तथा विभिन्न कार्यों को रोकने के लिए विभेदित हो चुकी है। एक कोशिका मृत और जीवित हो सकती। अस्थायी उत्तक की विशेषता, इसकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ये विभोजकी उत्तकों के विभाजन के पश्चात बनती है। इसकी कोशिकाओं की आकृति, माप तथा संरचना निश्चित होती है। कोशिका भित्ति न तो बहुत महीन होती है और न बहुत मोटी होती है। इसकी कोशिका बड़ी होती है और एवं कोशिका द्रव पाया जाता है। अंतर कोशिकीय अंतराल मौजूद होते हैं। कोलेनकाइमा में अंतर कोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है। सरल उत्तक, यदि अस्थायी उत्तक एक ही प्रकार से बने होते हैं तो इसे सरल उत्तक कहते हैं। सरल अस्थायी उत्तक को इसके कार्य और कोशिका संरचना में 3 भागों में बांटा गया है। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इसको याद करना आसान है, PCS। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा पतली सेलुलोसिक दीवार के साथ गोलाकार आइसोडर्मिक कोशिकाओं के साथ जीवित उत्तक है। इस पेरेन्काइमा में भोजन का भंडार होता है और अंतरकोशिकीय स्थान बड़ा होता है। इसे पेरेन्काइमा को हिंदी में मृदु उत्तक कहते हैं। कोलेनकाइमा को स्थूल कोण उत्तक कहते हैं। स्थूल कोण उत्तक यानी कोलेनकाइमा यह अंडाकार बहुभुज आकार की कोशिकाओं के साथ जीवित यांत्रिक उत्तक है। इसमें कोई कोशिकीय स्थान नहीं होता है और सेलुलोजिक हेमिकुलेज और पेक्टिन की मोटाई के साथ दीवार होती है। स्क्लेरेन्काइमा यह मृत यांत्रिक उत्तक अत्यधिक मोटी और लिग्निफाइड दीवार के साथ लंबी पतली कोशिका के साथ होती है।
स्क्लेरेन्काइमा तंतु पौधे के लिए मुख्य यांत्रिक ऊतक है। स्क्लेरेन्काइमा तंतु पौधे के लिए मुख्य यांत्रिक ऊतक है। जटिल ऊतक, यदि अस्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार के कोशिका से बनी हो तो इसे जटिल ऊतक कहते हैं। जाइलम, इसे प्रायः कास्ट भी कहा जाता है। यह संवहनी ऊतक है। इसके दो मुख्य कार्य, यह जल और खनिज लवण का संवहन करता है और यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक की वलय गिनकर की जाती है और पौधे की आयु की निर्धारण विधि डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। फ्लोएम, यह भी एक संवहन ऊतक है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना। मधुमक्खी के उदर किस प्रकार के क्रिस्टल बनाती है? तब मैग्नेटाइट। पादप ऊतक देख रहे थे हम लोग, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं। पादप ऊतक को दो भागों में बांटा है, विभोजकी ऊतक और अस्थायी ऊतक। विभोजकी ऊतक को तीन भाग में बांटेगा। शीर्षस्थ विभोजकी, मतलब पौधे का शीर्ष भाग पर। पार्श्व विभोजकी जो है पौधे का तना वृद्धि करेगा। अंतर्वेशी विधि उस जगह पे होगा जिससे कोई बकरी उकरी घास उस खा जाता है वहाँ। अस्थायी ऊतक के बारे में देखना। अस्थायी ऊतक दो प्रकार है, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक और जटिल। सरल ऊतक मृदु कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दीर्घ कोण ऊतक। इसको याद करना आसान है, इंग्लिश में PCS। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जटिल ऊतक दो प्रकार, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, जैसे जाइलम जैसे जल संवहन का जल परिवहन जाइलम करेगा और फ्लोएम जो है पौधे का भोजन जो पत्ती बनाता है उसका आदान प्रदान करेगा। अब हम लोग को देखना है प्रकाश संश्लेषण। क्या देखना है? प्रकाश संश्लेषण। पौधे में जल, प्रकाश, पर्णहरित और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। 6CO2, 12 जल और क्लोरोफिल और प्रकाश चाहिए तो C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट बनेगा। C6H2O जल बनेगा। 6 ऑक्सीजन। पूछेगा कि इसमें जो है ऑक्सीजन का निर्माण किससे होता है? तो जल से। प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश। स्थलीय पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जबकि जलीय पौधा जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पत्तियों की कोशिका में जल शिरा से परासरण द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से विसरण द्वारा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधे के जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है एवं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होता है। क्लोरोफिल पत्तियों हरे रंग का वर्णक है। इसके चार घटक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। इसमें क्लोरोफिल ए और एवं बी हरे रंग का होता है और ऊर्जा स्थानांतरण करता है। यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम के एक परमाणु होते हैं। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला, लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण के दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक और बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन, ऑक्सीडेशन, अपचयन, रिडक्शन की अभिक्रिया है। इसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन बनाने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज निर्माण में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दो अवस्था होती है, प्रकाश रासायनिक क्रिया और रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया। प्रकाश रासायनिक क्रिया यह क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। इसे हील क्रिया भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनाता है। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा प्रकाश से मिलती है और इस क्रिया के अंत में ऊर्जा के रूप में ATP, NADPH
निकलता है जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया संचालन करने में मदद करता है। रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया यह क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होता है और इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर शर्करा और स्टार्च बनता है। पादप हार्मोन निम्न प्रकार के ऑक्सीन की खोज 1880 में डार्विन ने किया था। ऑक्सीन का खोज किसने किया? डार्विन। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रण करने वाला हार्मोन है। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्सा में है। इसका मुख्य कार्य इसके कारण पौधे की शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है और पार्श्वीय कक्षीय कलिकाओं में वृद्धि रुक जाती है। यह पत्तियों का विगलन रोकता है। यह खरपतवार को नष्ट करता है और इसके द्वारा अनिषेध फल प्राप्त किए जाते हैं। यह फसलों को गिराने से बचाता है। जिबरेलिन्स, इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा 1926 में किया था। ऑक्सीन की खोज 1880 में डार्विन ने किया और जिबरेलिन्स की खोज कुरोसावा ने 1926 में किया था। यह बौने पौधा को लंबा करता है। यह फूल बनाने में मदद करता है। यह बीज के प्रसूति भंग कर उनके अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। यह काष्ठीय पौधे में एगा की सक्रियता को बढ़ाता है। इसकी छिड़काव द्वारा वृहद आकार के फूल उत्पादन किया जाता है। जिबरेलिन्स कवक से निकाला जाता है। साइटोकाइनिन, इसकी खोज 1955 में की थी। इसकी खोज 1955 में मिलर की और परंतु इसका नामकरण लिथाम ने किया। यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन के साथ मिलकर काम करता है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोश का विभाजन और विकास में मदद करता है। यह जीर्णता को रोकता है। यह आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। यह बौने पौधे को लंबा करने में प्रयोग किया जाता है। यह बौने पौधा को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एब्सिसिक एसिड, इसे ABA कहते हैं। ABA यह हार्मोन की खोज 1961 में कॉन्स और एडिकोट तथा बाद में बेयरिंग ने की। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह बीजों को सुषुप्त अवस्था में रखता है। यह पत्ती को विगलन में मुख्य भूमिका निभाता है। यह पुष्पन को बाधक होता है। अब एथिलीन एकमात्र हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है। हार्मोन के रूप में इसे वर्ष 1962 में प्रमाणित किया। यह फल पकाने में और मादा पुष्प की संख्या वृद्धि करता है। यह पत्तियों, पुष्पों और फलों को विगलन को प्रेरित करता है। फ्लोरोजिन, ये पत्ती में बनते हैं लेकिन फूल खिलने में मदद करते हैं और इसीलिए फूल खिलने वाला हार्मोन फ्लोरोजिन। ट्राउमेटिन, यह एक प्रकार के डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है जिससे पौधे का जख्म भर जाता है। नोट कहता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रयोग गलत तरीके से जानवर में दूध उत्पादन और सब्जी जैसे कद्दू, तरबूजा आदि का आकार बढ़ाने में किया जाता है। पादप रोग है विषाणु जनित रोग। तंबाकू के मोज़ेक रोग, यह रोग में पत्तियां सिकुड़ जाता है तथा छोटी हो जाती है। पत्तियां का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है और इस रोग का कारक टोबैको मोज़ेक वायरस है, TMV वायरस है। नियंत्रण, रोग से प्रभावित पौधे को इकट्ठा कर जला देना चाहिए। पोटैटो मोज़ेक, यह रोग पोटैटो वायरस X से होता है और इसमें पत्तियों में चितकावरापन तथा बौनेपन के लक्षण प्रदर्शित करता है। बंकी टॉप बनाना, यह रोग बनाना वायरस 1 द्वारा होता है और इस रोग में पौधे बौने तथा सभी पत्तियों का शिखा पर गुलावत एकत्रित हो जाता है। रंग परिवर्तन, हरी माहीनता और विषाणु जनित रोग है। इस रोग में भूरी पत्ती का रंग पीला और सफ़ेद या मोज़ेक पैटर्न हो जाता है। वेन क्लीनर में सिराएं पीली और अन्य भाग में हरे और वेन
बैंडिंग में सिराए हरी और अन्य भाग में हरिमाहीनता हो जाता है। कवक जनित रोग। वाट रोग आलू में। सिनक्रीटियम इंडोबायोक्टम कवक का नाम है सिनक्रीटियम इंडोबायोटिकम। इस रोग के कारण आलू के कंद में काले धागे जैसी संरचना बन जाती है और कभी कभी संपूर्ण आलू सड़ जाती। इस रोग का नियंत्रण HgCl2 कॉपर सल्फेट का भूमि स्तर पर छिड़काव किया जाना चाहिए। मर्क्यूरी क्लोराइड और कॉपर सल्फेट का। वाट रोग आलू में होता है सिनक्रीटियम इंडोबायोक्टम। उत्तर भावी अंगमारी रोग। उत्तर भावी अंगमारी रोग आलू में होता है फाइटोपथोरा इन्फेस्टिस। इस रोग के कारण पत्तियां पूरी तरह झुलस जाती है और पौधे सूख जाते हैं। इसका उपचार कवक नाशपाती का छिड़काव है। कवक नाशियों का छिड़काव है। टिक्का रोग मूंगफली में सार्कोस्पोरा पर्सिनेटा। इस रोग के कारण पत्ती के दोनों सतह पर गोल गोल धब्बे बन जाते हैं और इस रोग पर नियंत्रण हेतु बोर्डिएक्स मिक्सचर डाइथेन M45 का छिड़काव करना चाहिए। ग्रीन ईयर या डाउन मिल्ड्यू बाजरा में होता है। ग्रीन ईयर या डाउन मिल्ड्यू बाजरा में होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला। इस रोग के कारण बाजरे की बालियां हरे रंग के रेशे निकल जाते हैं जो बाद में काले रंग के चूर्ण में बदल जाते हैं और इस रोग के नियंत्रण के लिए बीज को थिराम या एग्रोसान से संशोधित करना चाहिए और रोग लग जाने की स्थिति में डाइएथेन M45 का छिड़काव करना चाहिए। गन्ना का सड़न रोग। लाल सड़न गन्ना में क्लोट्रिडियम फल्केटम। इस रोग के कारण गन्ने के तने और पत्तियों में लाल धारी हो जाती है और गन्ने के रस में शराब जैसी गंध आती। किट्टू रोग गेहूं में पिक्सिनिया ग्रेमिनस ट्रिटिकी पक्सिनिया ग्रेमिनस टिकटिक। इस रोग में पौधे की पत्तियां तथा तनों पर लाल भूरे रंग का धब्बा बन जाता है जो देखने में जंग जैसे लगता है। नियंत्रण के लिए कवकनाशी का छिड़काव करना चाहिए। इस रोग के नियंत्रण हेतु डॉक्टर KC मेहता महत्वपूर्ण कार्य किए थे। ढीला कंट्रोल गेहूं का अस्टिलागो नुडा टिटिकी अस्टिलागो नुडा टिटिकी। इस रोग के कारण गेहूं की बालियां में कालिक के समान पाउडर जैसा पदार्थ भर जाता है और इस रोग का संक्रमण बीज के द्वारा होता है। नियंत्रण के लिए बाटावेक्स बेनलेट और कार्बोक्सिकन जैसे कवकनाशी का प्रयोग होता है। इरगॉट रोग बाजरा में कैल्वीसेप्स माइकोसेफेला। स्मट रोग बाजरा में टोलिया स्पोरम। झुलसा रोग अरहर में फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। इरगॉट राई में कैल्वीसेप्स परपुरिया राई में होता है इरगॉट रोग कैल्वीसेप्स परपुरिया। जीवाणु जनित रोग आलू में सिथल विल्ट डिजीज ऑफ पोटैटो। इसको रिंग रोग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जाइलम पर भूरे रंग का बन जाता है। इस रोग के कारण स्ट्रोडोमोनास
सोलनेसेरम, एस्ट्रोडोमोनास सोलनेसम नामक जीवाणु है। इस रोग में पौधे का संवहन तंत्र प्रभावित होता है। ब्लैक ऑफ कॉटन, इस रोग के कारण ज़ैंथोमोनास नामक जीवाणु है। इस रोग में पत्ती पर छोटे जलाद संरचना भूरा हो जाता है। धान का अंगमारी रोग, यह रोग ज़ैंथोमोनास ओराइजा नामक जीवाणु से होता है। इसमें पत्तियों की एक या दो सतह पर पीला हरा स्पॉट दिखाई देता है। साइट्रस कैंकर, इस रोग के कारक ज़ैंथोमोनास एक्जेनोपोडिस नामक जीवाणु है और इसकी उत्पत्ति चीन में हुई है। नींबू, संतरा, अंगूर की पत्तियां, शाखाएं, फल सभी इस रोग से प्रभावित है। गेहूं का टिड्डू रोग, इस रोग के कारण क्रोनीबैक्टीरियम टिटिकी नामक जीवाणु तथा एंजुआइना टिटिकी नामक निमोटोड इस रोग के पत्तियों के नीचे का भाग मुरझाकर मुड़ जाता है। करनाल वंट भी गेहूं की एक बीमारी है। तत्वों की कमी से होने वाला रोग देखते हैं। आम और बैगन में लिटी लीफ रोग जस्ता की कमी से, नींबू में डाइबैक तांबा की कमी से, नींबू में लिटी लीफ तांबा की कमी से, नींबू में डाइबैक और लिटी लीफ तांबा। फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग बोरॉन की कमी से, मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से, लीची के पत्ती का जलना पोटेशियम की कमी से, धान का खैरा जस्ता, आलू में ब्लैक हॉट भंडारण में O2 की कमी से, आंवले में निकोसिस रोग बोरोन की कमी, शलजम में वाटर कोर मैग्नीज की कमी से, गाजर में कोटर स्पॉट कैल्शियम के, मक्का में व्हाइट बर्ड जस्ता की कमी से और चुकंदर में हॉट रोग बोरोन की कमी से। एक बार फिर से, आम और बैगन में लिटी लीफ रोग जस्ता की कमी से, नींबू में डाइबैक तांबा की कमी से, नींबू में लिटी लीफ तांबा की कमी से, फूलगोभी में ब्राउनिंग बोरोन की, मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से, लीची के पत्ती का जलना पोटेशियम, धान में खैरा रोग जस्ता, आलू में ब्लैक हॉट भंडारण में O2 की कमी से, आंवले में निकोसिस रोग बोरोन की कमी से, शलजम में वाटर कोर मैग्नीज की कमी से, गाजर में कोटर स्पॉट कैल्शियम की कमी से, मक्का में व्हाइट बोर्ड जस्ता की कमी से और चुकंदर में हॉट रॉट बोरोन की कमी। वनस्पति शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। लौंग फूल के कली से प्राप्त होता है। केसर मसाला, इसको सैफरॉन स्पाइस बनाने में पौधे का वर्तिकाग्र स्टिग्मा भाग काम में लाया जाता है। हीरोइन अफीम पोस्ते से प्राप्त होता है। हीरोइन जो है अफीम पोस्ते से प्राप्त होता है। एजोला नामक जलीय फर्न धान की खेती में जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। जीवित जीवाश्म, ये जीव जो आज से लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर किसी प्रकार प्राकृतिक परिवर्तन से प्रभावित रहकर आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। जीवित जीवाश्म का पाए जाना यह प्रमाणित करता है कि जैव विकास, उदाहरण जिंको का वृक्ष, साइनोबैक्टीरिया, फर्न, रेड पांडा, कोआला, एडवर्ड लैरोमोट बिल्ली, सेलाकेंथ इत्यादि। पपीता एक लिंगी पुष्प वाला पादप है। कुनैन सिनकोना पादप की छाल से प्राप्त होता है। पत्ती के लाल, नारंगी, पीला रंग कैरोटीनॉइड के कारण होता है। 2,4-D यह विश्व में उत्पादित होने वाला प्रथम शाकनाशी या खरपतवार नाशी है जो 1940 में पहली बार बना। कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण रंध्र खुलना या बंद होता है। विश्व में सर्वाधिक रहस्यात्मक जलीय खरपतवार आइकॉर्निया कैसिपस यानी कि जलकुंभी है। जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम है आइकॉर्निया कैसिपस या जलकुंभी। इसे बंगाल में सुंदर पुष्प के कारण
उगाया गया था, किंतु कुछ ही समय में यह जलाशय के विनाश का कारण बन गया। अतः इसे बंगाल का आतंक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बंगाल का आतंक। वाणिज्य मूल का कॉर्क कुवेरिस सुबेर से प्राप्त होता है और विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला पादप जल हायासिंदी है। जल हायासिंदी लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधे में लवणोविद कहते हैं। लवण युक्त वातावरण प्रेमी में पौधे को लवणोविद। ओक या बांज के पेड़ ड्रिद फल नट को वलुत का फल कहा जाता है और इसकी पत्तियां में पेनिक अम्ल होते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े इस पेड़ से दूर रहते हैं। इसके लकड़ी बहुत ही टिकाऊ और अच्छी किस्म की होती है। इनसे पुराने ज़माने में जहाज नाव का निर्माण किया जाता था। ओक के पेड़ अतिरिक्त पानी को धरती से अवशोषित कर लेता है और भूमिगत पानी में बहुत वृद्धि करता है। यह पर्यावरण में संतुलन बनाने में उपयोगी होता है। दुम जलवायु वनस्पति अतीत की जलवायु विविधताओं को निर्धारित करने के लिए ट्री रिंग ग्रोथ पैटर्न का विश्लेषण है। ट्री रिंग ग्रोथ पैटर्न मतलब दुम जलवायु विज्ञान अतीत की जलवायु विविधता को निर्धारण करने के लिए ट्री रिंग ग्रोथ पैटर्न का विश्लेषण। जैव जलवायु विज्ञान जलवायु और सजीव के बीच का संबंध का अध्ययन है। जलवायु और सजीव के बीच का संबंध का अध्ययन है। सबसे बड़ा आवृतबीजी यूकेलिप्टस है। सबसे बड़ा आवृतबीजी कौन है? यूकेलिप्टस। संसार का सबसे लंबा वृक्ष सिकोया, यह एक नगनबीजी इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेड वुल्फ ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं। संसार का सबसे लंबा वृक्ष सिकोया, यह एक नगनबीजी है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर। इसे कोस्ट रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं। सबसे छोटे आकार में आवृतबीजी पौधा लेमना है। यह जलीय आवृतबीजी है जो भारत में पाया जाता है। सबसे छोटे आकार का आवृतबीजी लेमना है। यह जलीय आवृतबीजी है जो भारत में पाया। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रिजिया, यह भारत में बंगाल में पाए जाने वाला जलीय पौधा। सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रिजिया, यह भारत में बंगाल में पाया जाने जलीय पौधा। सबसे बड़ा बीज 12 इंच का कोकोडीमर की प्रजाति लोडेसिया माइडिविका है। सबसे बड़ा बीज 12 इंच का होता है। कोकोडीमर की प्रजाति लोडेसिया मालडिविका का है। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा एजोला है। यह एक जलीय पौधा। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा एजोला है। यह एक जलीय पौधा। सबसे छोटा बीज ऑर्किड है। सबसे छोटा बीज ऑर्किड। सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया है। इसकी व्यास 0.1 मिलीमीटर का होता है। सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया है। इसकी व्यास 0.1 मिलीमीटर। सबसे बड़ा पुष्प रैफलेसिया ओरनाइड व्यास 1 मीटर तथा भार लगभग 8 केजी हो सकता है। यह वाइटिस की एक जड़ परजीवी है। सबसे बड़ा पुष्प जो है रैफलेसिया ओरनाइड व्यास 1 मीटर तथा भार लगभग 8 केजी हो सकता है। यह वाइटिस की जड़ पर परजीवी है। सबसे छोटा आवृतबीजी परजीवी आर्सिथोबियम है। सबसे छोटा आवृतबीजी परजीवी जो है आर्सिथोबियम है। यह एक द्विबीजपत्री है जो नगनबीजी के तने पर पूर्ण परजीवी है। सबसे बड़ा नर युग्म साइकस, यह एक नगनबीजी पादप। सबसे बड़ा नर युग्म साइकस, यह एक नगन पादप है। कैसा है? नगन पादप। सबसे बड़ा बीजांड साइकस। सबसे बड़ा बीजांड साइकस। जीवित जीवाश्म साइकस। जीवित जीवाश्म साइकस। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल का। सबसे छोटा गुणसूत्र सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियम का।
सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा ऑफियोग्लासम फर्न। इसके डिप्लॉयड की कोशिका में 1266 गुणसूत्र होते हैं। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा ऑफियोग्लासम फर्न। इसके डिप्लॉयड में कोशिका में 1266। सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा हेलोपोपस ग्रैसिलस। हेलोपोपस ग्रैसिलस सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा हेलोपोपस ग्रैसिलस। सबसे छोटा नगनबीजी पौधा जीमिया पिग्मिया। सबसे छोटा नगनबीजी जेमिया पिग्मिया। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा हाइड्राबेचिया वाइनेका। हाइड्राबेचिया वाइनेका। सबसे हल्का काष्ठ वाला पौधा ओक्रम लेगोपस। ओक्रोमा लेगोपस। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गेली सेप्टिकमा। टेनिस गेंद जैसा फल गेंद। जंगल की आग ढाक। कॉफी देने वाला पादप। कॉफी देने वाला पादप कॉफिया अरेबिका। इसमें कैफीन होती है। कॉफी देने वाला पादप कॉफिया अरेबिका। इसमें कैफीन होती है। कोको देने वाला पौधा थियोब्रोमा केकुआ। इसमें थियोब्रोमीन और कैफीन होते हैं। कॉफी देने वाला पौधा थियोब्रोमा केकुआ। इसमें थियोब्रोमीन और कैफीन होते हैं। अफीम देने वाला पोपी पोपेबर सोमनिफेरा। इसमें मोपिन होती है। इसमें क्या होती है? मोपिन। सबसे ज़्यादा पुराना ओक का पेड़ मैडविले लूसिया में स्थित है। यह 1500 वर्ष पुरानी है। कितना वर्ष पुरानी है? 1500 वर्ष पुरानी है।